गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज कक्षा 12 के भूगोल विषय में दूसरा जो बात है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, जिसमें कि विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। विश्व की प्रमुख जनजातियों में अपन ने पहले पढ़ा था इसके बारे में, एस्किमो के बारे में, जिसके बारे में आपने सभी ने देखा भी था और कुछ आपके ध्यान में भी होगा। और एस्किमो के ही समकक्ष दूसरी जो प्रजाति के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जनजाति के बारे में, वो है बुशमैन। ठीक है, तो आज बुशमैन के बारे में अपन उसकी जानकारी मोटी मोटी जो है वो इसके माध्यम से अपन देखेंगे कि क्या बुशमैन का जीवन है, किस तरह से उनकी कार्यशैली है और किस तरह से वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो देखिए, बुशमैन ये भी एक जनजाति है और जनजाति के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो अपने परंपरागत प्रश्न है उनको ये हमेशा ही अपना के रखते हैं, अर्थात उसको छोड़ने के लिए जल्दी से तैयार नहीं होते हैं। तो बुशमैन का कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसमें सौर, रवि और बसार, यानी ये तीन इनके उपनाम हैं। सौर, रवि और बसार, ये इनके तीन प्रमुख नाम हैं। और इनकी जो जनसंख्या है, आपने देखा था एस्किमो की जनसंख्या लगभग 20 लाख थी, लेकिन यह जस्ट बिल्कुल अपोजिट है, यानी उल्टी है, जिसमें कि इनकी जनसंख्या 10,000 ही है। और ये वहाँ पर जो निवास कर रहे हैं कालाहारी क्षेत्र में, वहाँ पर लगभग ये 20,000 वर्षों से वहाँ निवास कर रहे हैं। तो 20,000 वर्षों से इनकी जो जनसंख्या है ना तो बढ़ी है और ना कम हुई है, और कुल मिला के ये है कि इनकी जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि कई सारी यहाँ पर महामारियाँ भी हैं। दूसरा, इनका जीवन यहाँ जो है वो इनका खुला नहीं है, और कई तरह से ये अपने जीवन में संघर्ष को देख रहे हैं, यानी संघर्ष करते आए हैं। इसलिए संघर्ष के हिसाब से ये इनकी जो जनसंख्या है वो मात्र अभी भी कितनी है, 10,000। और ये वहाँ पर जो निवास कर रहे हैं वो लगभग कितने वर्षों से, 30,000 वर्षों से। जबकि इसी प्रकार से एस्किमो का देखा जाए तो ये इनके जनसंख्या के बराबर इन वर्षों तक को वहाँ निवास कर रहे हैं, जबकि इनकी 10 लाख जनसंख्या है और ये वहाँ निवास करते हैं, जबकि इनके बिल्कुल ये 10,000 ही है। तो आगे इनका जो कुछ निवास लगभग 20,000 वर्षों से उस क्षेत्र में रह रहे हैं, और इनका जो मुख्य जनसंख्या मोटी तौर पर 10,000 मानी जाती है, ना तो इससे कम होती है ना ज़्यादा होती है। अर्थात इन लोगों का जो जीवन यापन है, कभी मृत्यु दर ज़्यादा हो जाती है, फिर कभी कुछ और महामारी हो जाती है, कोई प्रकोप आ जाते हैं, उसके माध्यम से ये उससे बचाव करते करते अभी भी इनकी न तो जनसंख्या बढ़ी है और न अभी घटी। फिर आप देखेंगे कि बुशमैन जो है पोलैंड एक देश है जो दक्षिणी अफ्रीका के अंदर ये है, उसमें स्थित है। और वहाँ के जो डच लोग हैं उन्होंने इस प्रजाति का नाम बुशमैन दिया, यानी बुशमैन ने जो नाम दिया है वो किसके द्वारा दिया गया है, डच लोगों के द्वारा दिया गया है। और डच लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर निवास करते हैं, तो पोलैंड। फिर कुछ इनकी जानकारी में आता है कि ये निवास क्षेत्र यानी कौन से महाद्वीप में सबसे ज़्यादा है। तो इनका जो निवास क्षेत्र है वो अफ्रीका महाद्वीप में है, और मोटे तौर पर इनकी जो आपने ग्लोब पर देखी होगी कि देशांतर रेखा है और अक्षांश रेखा है। तो अफ्रीका महाद्वीप में ये जो मूल रूप से दक्षिणी अक्षांश के आसपास में फैले हुए 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य तक वहाँ तक फैले हुए हैं, जिनमें इनके मुख्य रूप से बेचुआनालैंड और पोलैंड। यहाँ के लोग इनको सबको डच से ही जाना जाता है, लेकिन इस जाति की थोड़ी सी अलग विशेषता होने के कारण इसको वहाँ के डच लोगों ने इनको बुशमैन नाम दिया है, जिसमें मुख्य रूप से ये वहाँ पर भी एक मरुस्थल है जो कि बहुत बड़ा मरुस्थल है, और जिस मरुस्थल का नाम क्या है, कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल में ये वहाँ पर आसपास के लोगों में निवास करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदान, उस कालाहारी जो मरुस्थल है उसमें क्या क्या है, वहाँ की जो जलवायु है वो उपोष्ण है, और वहाँ सबसे ज़्यादा घास के मैदान पाए जाते हैं। और ये दक्षिणी अफ्रीका के आसपास की जगह पर फैला हुआ है कालाहारी मरुस्थल, वो मुख्य रूप से अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला, यहाँ तक
इस रेगिस्तान का क्षेत्र फैला हुआ, जिसमें मुख्य रूप से ये कहाँ तक फैले हुए हैं, दक्षिणी अफ्रीका के महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य फैले हुए हैं, और इनका मूल क्षेत्र है इन देशों में ये है। फिर कुछ इन लोगों की जो बनावट है, आपने एस्किमो में देखा होगा कि एस्किमो के लोगों में क्या था कि कुछ जो विशेषताएं थी उन विशेषताओं से बिल्कुल इनकी विपरीत है, यानी अपोजिट, जिसमें आप देखिए इनकी शारीरिक विशेषता अर्थात ये नीग्रिडो जनजाति से समान, जबकि एस्किमो अपन ने देखा था वो मंगोल प्रजाति से समान थे, यानी तुलना दोनों की करनी है। और एक तरफ एस्किमो मैंने सिर्फ शब्द ही लिखा है आज, लेकिन उसकी तुलना इसलिए करनी है क्योंकि ये जस्ट बुशमैन जो है वो एस्किमो लोगों के बिल्कुल शारीरिक विशेषताओं में विपरीत पाया जाता है। अर्थात आप देखिए वो मंगोल प्रजाति से मिलते जुलते थे, जबकि ये नीग्रिडो जनजाति से मिलते जुलते थे, या अर्थात उनसे समानता रखते हैं, जिसमें ये नाटे का क्या होता है, जबकि वो बड़े होते हैं, जबकि इनका जबड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ नहीं होता है, जबकि मंगोल प्रजाति से मिलते जुलते एस्किमो के जबड़ा बाहर था, चौड़ा था, उनके दांत मजबूत थे, जबकि इन लोगों में ये विशेषताएं नहीं होती। इनके होठ मोटे होते थे, जबकि उनके होठ लंबे होते थे। फिर इनकी आंखें चौड़ी नहीं होती है, जबकि उनकी आंखें चौड़ी होती थी और तिरछी होती थी। दूसरा कथई कलर की होती थी इनकी एस्किमो की। दोनों से तुलना करते हुए ध्यान रखना कि ये चीज़ें आपके मोटी मोटी रहेगी। फिर कुछ एक जो विशेषता है वो न तो एस्किमो है, और वो विशेषता सिर्फ किसमें है, बुशमैन में, जिसमें क्या है, महिलाओं के नितंब बहुत भारी। नितंब आप जानते हैं कि शरीर की सबसे ज़्यादा जो चर्बी होती है, वसा जो होती है, वो एकत्रित होती है, और वो ये पीछे का अपना जो भाग, वो यहाँ की महिलाओं की जो नितंब है वो क्या है, बहुत बड़े होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा भारी होते हैं, यानी पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा यदि भारी कोई अंग है तो इनके नितंब है वहाँ की महिलाओं की। फिर महिलाओं का मुख्य रूप से भोजन बनाना या छोटे मोटे गृह कार्य में दक्ष में ये निपुण है, और यहाँ के लोग अपने भोजन के लिए सबसे ज़्यादा ये भी आज भी संघर्षरत रहते हैं। फिर यहीं पर कुछ कालाहारी वस्तु के बारे में थोड़ा सा मैंने पहले बताया था, लेकिन इसकी कालाहारी वस्तु की पूरी जो विशेषता है वो क्या है, क्योंकि कालाहारी वस्तु आपको दिख रहा है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदान, वहाँ की जलवायु है वो उपोष्ण, कौन सी है, उपोष्ण, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा घास के मैदान पाए जाते हैं, और घास के मैदान जब पाए जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, जीव जंतु सबसे ज़्यादा निवास करते हैं, क्योंकि जहाँ उनको रहने के लिए प्लस अपनी सुरक्षा के लिए आपने देखा होगा कि वो सबसे ज़्यादा झाड़ियों वाला या घास के बड़े बड़े मैदान होंगे, वहीं पर जाकर वो अपने प्राण बचाते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि शिकारियों के डर से। इसलिए आपने अपने यहाँ पे भी देखा होगा कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा अभी जंगली जानवर जो है वो कहीं कहीं शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, और कभी कभी शहरों में आ जाता है कि उस घर में बेहतर घुस गया था, वहाँ पर आज जंगल में हिरण नहीं मिले, बल्कि सिटी में जंगल हिरण घूमते हुए पाए गए। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर खनन कार्य सबसे ज़्यादा होने लगे, माइनिंग सबसे ज़्यादा होने लगी, और जंगली जानवर क्या अपना आवास क्षेत्र छोड़ करके इधर उधर भागते हैं। तो इसी कारण से वहाँ पर सबसे ज़्यादा घास के मैदान है, और घास के मैदान में क्या कि जंगली जानवर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जबकि ये मुख्य रूप से कालाहारी वस्तु कौन कौन से देशों में फैला हुआ है, दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला। अब इस कालाहारी वस्तु की विशेषता क्या है, देखिए कालाहारी वस्तु की विशेषता है, धरातल भाग का ऊंचा नीचा है, अर्थात ऊबड़ खाबड़ एक जैसा नहीं है, जो पूरे पृथ्वी के पर तुलना करें तो पृथ्वी एक समान नहीं है, कहीं बड़े बड़े पठार हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदियां हैं, तो कहीं बड़े बड़े घास के मैदान हैं, कहीं जंगल है, तो कहीं ऊबड़ खाबड़ है। उसी प्रकार से कालाहारी जो मरुस्थल है उसकी विशेषता भी क्या है कि उसके धरातल जो है वो कैसा है, ऊंचा नीचा, यानी ऊबड़ खाबड़। फिर यहाँ की जो जलवायु है अर्ध उष्णकटिबंधीय, अर्ध यानी न तो शीत में है न ग्रीष्म है, यानी उष्ण, थोड़ी नमी लिए हुए, जो कि अपने राजस्थान में पाली जोधपुर की तरफ यदि आप जाएंगे तो वहाँ की जलवायु भी उष्ण आर्द्र ही मिलेगी। फिर औसत वर्षा जो है वहाँ की वो 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, अर्थात रेगिस्तान की पूरी विशेषता आपने जो राजस्थान के बारे में पढ़ा है तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर,
इधर का जो है वहाँ की औसत वर्षा भी अपने यहाँ की राजस्थान की कितनी है, 20 से लेकर के 30 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। और वही वर्षा यहाँ पर किसकी, कालाहारी मरुस्थल की वर्षा की है। फिर यहाँ का जो तापमान है वो वर्ष भर ऊंचा रहता है, यानी तापमान हमेशा ही यहाँ का सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है जबकि वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए हमेशा ही तापमान वहाँ पर ऊंचा ही रहेगा। फिर ग्रीष्मकाल वहाँ का लंबा होता है, क्योंकि गर्मी सबसे ज़्यादा, वहाँ पर थोड़ा मौसम यदि ठंडा भी होता है तो वो वर्षा ऋतु में होता है। फिर शीतकाल यहाँ का छोटा होता है, यानी सर्दी बिल्कुल कम पड़ती है। फिर यहाँ का एक मुख्य जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ऐसा एक उद्यान है, और उस उद्यान का जो नाम है, क्या नाम है, एटोसा राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है इसका, एटोसा राष्ट्रीय उद्यान। और इस उद्यान के आसपास में फिर इनके कुछ घास के मैदान, कंटीली झाड़ियाँ, और वहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं उनमें दोनों तरह के जानवर पाए जाते हैं, शाकाहारी भी पाए जाते हैं और मांसाहारी भी पाए जाते हैं। फिर कुछ एक जो चीज़ें हैं उसमें मोस्ट और इम्पोर्टेंट जो चीज़ रही है वो इस कालाहारी मरुस्थल की विशेषता है, क्योंकि पानी की कमी होती है और पानी की कमी को पूरा करने के लिए वहाँ के लोग पीने के पानी के लिए बहुत बड़ी एक विशेष वहाँ की उपलब्धि है कि वहाँ प्रकृति ने इनका साथ दे रखा है। और प्रकृति ने ऐसा साथ दे रखा है कि जो अपने इस तरह यहाँ पर जो तरबूज पाए जाते हैं उसी प्रकार से वहाँ के जो तरबूज है वो वहाँ की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं उसको, क्यामा, याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्यामा। क्यामा नाम का जो तरबूज है, अपने यहाँ के तरबूज में 95% जल होता है, जबकि ये जो कालाहारी मरुस्थल का जो तरबूज है इसको क्यामा कहा जाता है और इसमें 99% पानी होता है। जब भी प्यास लगती है ये रेत के ऊपर चारों तरफ कहीं कहीं इनकी बेल को बहुत कम पानी में भी ये अपने आप में स्वतः उगाते हैं और बड़े होकर के ये इस तरह से कहीं कहीं आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पर जानवर भी इसको तोड़ मरोड़ के फोड़ के खा जाते हैं, और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी जब भी पानी की आवश्यकता होती है तो इस तरबूज का प्रयोग करते हैं। तो आपको बुशमैन की जो मोटी मोटी जानकारी थी उसके बारे में आज मैंने आपको बताया, जो कि इनकी शारीरिक विशेषताओं की तुलना आप एस्किमो से करेंगे तो बिल्कुल उसकी विपरीत है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। इसमें फिर एक विशेषता मूल रूप से है वो है पूरा विश्व प्रसिद्ध एक उद्यान है एटोसा राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में ध्यान रखना। फिर रही आगे की एक तरबूज, ये वहाँ का विशेषता को लिए हुए, यानी इस बुशमैन की जो पूरी जो जानकारी थी उसमें कालाहारी मरुस्थल में दो चीज़ें विशेष है, तरबूज उसकी विशेषता, एटोसा राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में आप विशेष ध्यान रखें। आज का वीडियो यही समाप्त है, धन्यवाद।